थे, बस उसके आगे कुछ नहीं हुआ था ना। कॉपी किसकी है? तो उसके आगे कुछ हम बताए नहीं थे और ऐसे आपको डायग्राम बना के बता रहे थे। और पेन देना, इसको गिराना नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, तो जैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको दो टाइप के बांड बताए थे, ध्यान दो, ये एक्सियल और ये जैसे ये क्या है, इक्विटोरियल। ठीक है, ये एक्सियल मतलब ये इक्विटोरियल है और नीचे ऊपर वाला क्या है, एक्सियल। तो जहां पर हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल का यूज होता है वहां पर दो टाइप के बांड बनते हैं, एक एक्सियल बनता है, दूसरा इक्विटोरियल। तो एक्सियल बांड की बांड लेंथ हमेशा ज्यादा होती है, एक्सियल बांड की बांड लेंथ हमेशा क्या होती है, ज्यादा, और इक्विटोरियल की क्या होती है, कम। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कंपाउंड में जहां पर डी ऑर्बिटल का यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, सारे बांड लेंथ सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक समय पे सेम हो सकता है। जैसे sp3d में 3 इक्वेटर हैं, तो sp3d में जो लोन पेयर आएगा वो इक्वेटर पे आएगा। तो अगर 3 लोन इक्वेटर हैं, तीनों लोन पेयर आ जाए तो ये तीनों बांड हट गए कि नहीं हट गए? तो ये एक्सिस बचे, तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो sp3d में अगर 3 लोन पेयर आ गया तब बांड बराबर हो जाएंगे। और ये ध्यान दो, ये sp3d2 है जहां पर स्क्वायर बाईप्लेनर या ऑक्टाहेड्रल होता है, तो यहां पर ये 4 इक्वेटर हैं। कितने इक्वेटर हैं? और ये ध्यान देना बेटा, ये एक बांड ऊपर एक्सिस है, दो बांड, दूसरा बांड नीचे एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्सिस है। अब ये देखो, तो यहां पर जो लोन पेयर आएगा वो एक्सिस पे आएगा। तो कितने लोन पेयर आ जाए कि सारे बांड बराबर हो जाए? 1 और 2। तो 2 अगर आ जाए तो 4 एक्सिस मतलब इक्वेटर बचेंगे, चारों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, पेन अपनी अपनी पहचानो भाई। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा इन केस d orbital is used during hybridization, in case d orbital is used during hybridization, then compound has two type of bond। पहला एक्सियल और दूसरा इक्विटोरियल। यहां पर बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल, i.e. in such compound all bond length are not same, all bond length are not same, but may be same in sp3d। hybridized compound if it has 3 lone pair, in sp3 d2 hybridized compound if it has 2 lone pair। यहां पर एग्जांपल हो जाएगा बेटा XeF2 और यहां पर एग्जांपल हो जाएगा XeF4। XeF2 और XeF4 एक जगह और एक्सेप्शन था, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन जीरो है, पढ़ाए थे। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन जीरो है। तो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होना चाहिए, सेम है।
डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो है। तो 56 था, याद रखिएगा इसको। If hybridization is sp3d, lone pair are multiple bonded atom, are, ये क्यों नहीं चल रहा है जी, मल्टीपल bonded atom is present at equator. If hybridization is sp3d2, then lone pair are multiple bonded atom present at axis। वैसे ओरली बता दे रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं, ध्यान दो। इक्वेटर पे क्यों होगा, इक्वेटर ऐसे बनाए थे ना, ऐसे ऐसे 120 अंश होता है डिग्री एंगल, तो 120 अंश होगा तो लोन पेयर दूर होंगे, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और यहां पर sp3d2 में सारे बांड 90 डिग्री पर हैं, तो इसका मतलब वैसे तो दूर नहीं होगा, लेकिन जो एक्सिस है वो बड़ी होती है, तो एक्सिस है तो बड़ी होने के कारण दूर हो जाएगा, फिर रिपल्सन कम हो जाएगा, फिर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहां पर ध्यान देना। XeO3 F2 देखा जाए, XeO3 F2, यहां पर देखें बेटा बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 3 ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 6, और 1 फ्लोरीन को 1 को 2 फ्लोरीन को 2, तो कितना चाहिए कुल 8, और जिनान के आउटर मोशन में 8 होता भी है, तो 8 है, 8 दे दिया, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचा जो शेयर ना किया हो, तो लोन पेयर क्या हो गया, 0। अच्छा, बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, जितने एटम जुड़े हुए हैं, तो सब पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया बेटा, 5। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो ध्यान देना, ये पहले ऐसे Xe लिखेंगे, ये ध्यान दो, ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब अगर पूछ लिया जाए, ध्यान दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डायग्राम बनाओ, तो बना दिया आपने। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, कितना है 120, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में कितना है 90। भाई ये इक्वेटर है, ये एक्सिस है, बोर्ड पे तो ऐसा नहीं बना है, ऐसे प्लेन बनाया था ना, ऐसे ऊपर नीचे है। 2 फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 180, कितना है, ऐसे भी बॉन्ड पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते, ये चीज। यहां पर XeF2 यहां पर ऐसे लिख दें जिससे आपको मालूम रहे, बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 ऑक्सीजन कितना भैया 120, बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कितना बेटा 90। और बताओ
bond angle between two fluorine, bond angle between टू फ्लोरीन कितना बेटा 180 डिग्री। अब इसके लिए डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम दे। अब आप अगर ये एंगल मतलब दे देते हैं मतलब आंसर इसका, तो आपको डायग्राम एकदम एग्जैक्ट क्लियर है कि कौन सा आइटम कहां पे होना चाहिए, है नहीं। यहां पर एक से एक में बॉन्ड पेयर कितना बेटा 2, लोन पेयर। अच्छा फ्लोरीन को चाहिए कितना 1, 2 फ्लोरीन है तो कितना चाहिए 2, तो 2 फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बचे कितने 8 में से 6, तो 6 को पेयर में बनाया गया कितना आ जाएगा 3। अब यहां पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d हो गया। यहां पर भी sp3d लिखे नहीं थे। अब बताना यहां पर स्ट्रक्चर बनाना है तो जहां पर ऑक्सीजन था वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं लोन पेयर, वहां पर अरे सॉरी वहां पे क्या कर रहे हैं तो यहां पर हम कुछ करने वाले थे, इरेज करना था इसको है? तो यहां पर आ जाएगा ये लोन पेयर। देखो क्या बताया गया था मल्टीपल बॉन्डेड एटम या फिर लोन पेयर कहां पे होंगे इक्वेटर पे, sp3d2 में ये इक्वेटर आपका ऐसे। अब यहां पर ये F यहां पर देखो बेटा XeOF4 या O2F2 कर दिया जाए, XeO2F2। बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने आइटम है 4। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, कितने चाहिए 2, और एक ऑक्सीजन को 2 को 4, और फ्लोरीन को भी 1 तो 2 को 2, कुल कितना चाहिए 6, बचा कितना 2 बचा ना भाई, 8 होता है तो 1। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना बेटा 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब कैसे बनाओगे ये लोन पेयर इक्वेटर पे, ये मल्टीपल बॉन्ड कहां पर इक्वेटर पे, ये फ्लोरीन कहां पर एक्सिस पे, फ्लोरीन कहां पे आ गया एक्सिस पे, XeOF4 यहां पे बताओ बॉन्ड पेयर कितना बेटा 5, लोन पेयर भाई ऑक्सीजन जीनान के पास कितने 8, ऑक्सीजन को दिया 2, फ्लोरीन को दिया 4, 4 2 6, बचे कितने 2, तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे 1 पेयर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। डायग्राम बना लेंगे। अब ध्यान दो एक लोन पेयर है तो यहां पर क्या करना है जीनान हो गया, फ्लोरीन ये ध्यान दो, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ये हो गया इक्वेटर। अब यहां पर एक्सिस पर ये लोन पेयर हो गया और ये मल्टीपल बॉन्ड भी कहां पे हो गया एक्सिस पर हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये लोन पेयर इसको जुड़ता हुआ नहीं दिखाएंगे, बताए थे आपको दोनों में से एक ही, चाहे ऊपर वाला जुड़ता दिखे चाहे नीचे वाला। तो जैसे ऑक्सीजन को यहाँ पर हम जुड़ता हुआ दिखा दिए तो ऊपर को जुड़ता हुआ नहीं दिखाएंगे। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में। अब आज हम 3 छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे, इतना करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा पहला टॉपिक होगा बॉन्ड एंगल, मतलब ये एप्लीकेशन ही है, लिखेंगे चलें रिमूव कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
रिमूव करें बेटा। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अरे सब आएगा ना। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन बताना है पहला। इन प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल, तो आप फिर डालेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या बेटा? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड। तो बॉन्ड एंगल किसको कहेंगे? दो बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे बेटा? बॉन्ड एंगल कहेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग, अब यहां पर जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये क्या है? बी, तो यहां पर जो भी एंगल होगा उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल। पहला हाइब्रिडाइजेशन, पहला फैक्टर क्या ले रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर 3 पॉइंट लिखेंगे, इस पहले पॉइंट में 3 स्मॉल ए करके लिख रहे हैं। इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम is same and it has no lone pair, and it has no lone pair. If hybridization of central atom is same and it has no lone pair, then bond angle is same. यहां पर ध्यान दो, एग्जाम्पल में BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, SO3, हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 होगा। क्या भैया? sp2। बॉन्ड एंगल सबका 120। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 120। चलो बेटा, if hybridization is same but central atom has lone pair, if hybridization is same but central atom has lone pair, then bond angle is inversely proportional to lone pair. हैज नो लोन पेयर, सॉरी देखो बेटा, यहां पर हैज नो लोन पेयर, बढ़िया आपने देखा, ठीक बेटा। ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम एंड इट हैज नो लोन पेयर, तो लोन पेयर नहीं है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर है, तो फिर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, CH4 यहां पर NH3 H2O, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो sp3 sp3 यहां पर लोन पेयर 1 है 2 है, यहां 0 है, तो लोन पेयर 0 1 2,
बान एंगल अगर पूछा जाए तो 109 × 28 मिनट, 107 और 104। यहां पर तो यहां पर आप क्या लिखोगे? लोन पेयर इंक्रीज कर रहा है, सो बान एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बान एंगल क्या करेगा? नोट करके इन जनरल ऑन मूविंग इन पीरियड on increase in one lone pair, bond angle decreases by 2.5 डिग्री। ध्यान दो बेटा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। जब आप पीरियड में मूव करते हो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं, तो प्रत्येक लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल में 2.5 की कमी हो जाती है। जैसे यहां पर 109.25 है तो 28 है, तो उसका मतलब 2.5 घटा दो, लगभग वही 107 आ जाएगा। फिर यहां से 2.5 घटाओ, तो ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया फिर से, ये 0.5 होगा बेटा, है ना? ये क्या होगा? 0.5 डिग्री होगा। ये कहीं इतना मोटा हो गया, ठीक है। चलो आगे। चलो थर्ड पॉइंट लिख, रिमूव कर रहे हैं इसको। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा? सी पॉइंट है। इफ hybridization is not same, if hybridization is not same, then bond angle is directly proportional to percentage S character। परसेंटेज एस करेक्टर, ध्यान देना बेटा। यहां पर sp3, sp2, आप अगर चार्ट को देख लें, ठीक है, तो यहां पर एस कितना है? 25। यहां पर कितना बेटा? 33.3% एस, 50% एस। तो यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर, यहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 × 28 मिनट, 120, 180। तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज, सो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, जैसे बॉन्ड एंगल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ध्यान दो, यहां पर देखो बेटा, CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, बॉन्ड एंगल 109.28 है ना। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 120 डिग्री, sp 180 डिग्री। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे। पहला, if attached atom are same, then bond angle decreases. Bond angle is inversely proportional to electronegativity of central atom. Inversely or directly? Directly. Bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom. यहाँ पर H2O, H2S, H2SE, H2PE, यहाँ पर 100 कितना 4.5, 92 या 94 होना चाहिए। ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, उसी के आसपास है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। NH3, PH3, ASH3, SBH3, 107 डिग्री, यहाँ पर 92 या 3 कर लो, 92.5, 91 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दो, नोट करके आपको बता दें, NH3 सॉरी, यहाँ पर इसकी फैमिली में क्या है, PH3, आगे क्या बेटा, ASH3, SBH3, वाटर वाली फैमिली में H2S, H2SE, H2PE, और कार्बन वाली फैमिली में क्या है, SiH4, आगे बोलो, GE, H4, SnH4, has no hybridization। इनका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। एक वेंट रूल होता है, उससे निकाला जाता है। तो हम रूल याद करने से बेटर है, बस ये देख लें कहां नहीं होगा। और इतने के लिए वो एप्लीकेबल भी है, इतने के लिए ही वो क्या है, एप्लीकेबल, बाकी और कहीं एप्लीकेबल ही नहीं। तो रूल लंबी कहानी क्यों बताएं, ठीक है। तो बस इतना याद लो कि अगर पूछ लिया जाए कि इनके कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, इनका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। वो इसे अच्छा ध्यान दे दो, बॉन्ड एंगल कितना था, और तुरंत उसके नीचे आया तो 93 हो गया, 107 से 93। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp, मतलब अगर वही रूल अप्लाई करें तो हाइब्रिडेशन यहां पर भी क्या होना चाहिए, sp3। तो जब दोनों का sp3 है तो फिर इतना एंगल चेंज क्यों हो गया, ठीक है। तो उसका वही कारण है कि ये हाइब्रिडाइज नहीं है, ठीक है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं, ये पढ़ाया गया था ना। तो चूंकि यहाँ हाइब्रिडेशन है ही नहीं, तो बहुत दूरी पर ये नहीं है, ठीक है। रिमूव करें इसको भैया, यहां पर
यहाँ ये एक बार ध्यान दो, नीट में पूछा जा चुका है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp होगा, इसका sp2 होगा, ठीक है, इसका भी sp ही होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आप कहोगे जब दोनों का sp ही है तो यहां पर थोड़ा कम क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर ध्यान दो एक आड इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है आड इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़वे करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एक ही एटम है, सेंटर एटम भी सेम है और अटैच एटम भी सेम है, मतलब ये कह लो कि फॉर सेम सेंटर एटम इफ अटैच्ड एटम इज सेम देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटता जाएगा। ध्यान दो NH4 प्लस NH3 NH2 माइनस, यहां पर क्या होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा भैया, घटेगा। यहां सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है सबका sp3 है, लेकिन यहां पर ध्यान दो लोन पेयर 0, यहां 1, यहां पर क्या हो गया 2। बात समझ ना, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, माइनस कारण 6, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड पेयर कितने 2, एक शेयर किया बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, तो 4 में शेयर कितने, 6 में शेयर कितने हुए हैं 2, बचे कितने 4, 4/2, 2 लोन पेयर। यहां पर 5 थे, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, तो 3 शेयर में किया, शेयर कितना नहीं किया 2 में, तो 2/2 बराबर 1, तो लोन पेयर बढ़ रहा है, ठीक है। यहां 5 था, 1 चला गया, 4, चारों ने शेयर कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। रिव्यू करें, बॉन्ड एंगल कहानी खत्म, अभी एक पॉइंट और बच रहा है। चलो बेटा, अगर सेंट्रल एटम सेम है, लिख लेंगे सेकंड पॉइंट, इफ central atom is same then bond angle is inversely proportional to electronegativity of attached atom। electronegativity of attached atom, bond angle is inversely proportional to electronegativity of attached atom, ठीक है। यहां पर Cl2O, Br2O, I2O, सेंटर एटम कौन है ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम डिक्रीजेज, सो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज, मतलब ये होगा। अच्छा कारण भी है, देखो यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5, Cl की 3, Br की, अच्छा चैप्टर पढ़ाया नहीं गया आप लोगों को, आयोडीन आगे पढ़ाया जाएगा 2.5। ये ध्यान देता, ऑक्सीजन जैसे है आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो यहां 2 Cl तो शेयर कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, बात सुना ना। यहां पर आयोडीन ले लें, ये 2 आयोडीन, अब आप हमें बताना ऑक्सीजन ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपस में रिपल्सन करते हैं ऐसे, बात सुना ना, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे रिपल्सन करेंगे।
अब ये Cl ऑक्सीजन Cl के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींच पाएगा या आयोडीन के? किसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा, आयोडीन या Cl? आयोडीन। तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक आ जाएगा। ध्यान दो, ऐसे समझो। अब ये जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ये एक बॉन्ड बना है, ये एक, और यहां पर ऊपर दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो ये लोन पेयर आपस में रिपल्सन किए करेंगे। तो जब ये आपस में रिपल्सन करेंगे तो इस बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, दाबेंगे। तो बॉन्ड क्या होगा, नजदीक आएगा। बॉन्ड क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल में क्या आएगी, कमी। अच्छा, अब ध्यान दो, तो ये बाहर से, ये लोन पेयर जो है इसको बाहर से ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो ये दोनों बॉन्ड क्या आ रहे हैं, नजदीक। अब यहां पर देखना, दो ये यहां पर भी दो लोन पेयर हैं, यहां पर भी दोनों जगह वही काम हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों जगह सेम काम हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हो कि जो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन है ये नजदीक आ गया है, जबकि Cl का इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर है। तो जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे दाबेंगे और इधर से भी रिपल्सन होगा, भाई इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा या नहीं होगा। तो अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूर हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पास है। तो इधर से भी रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब इधर से रिपल्सन बढ़ेगा तो बाहर वाला रिपल्सन उतना काम नहीं करेगा, मतलब उतना क्लोज नहीं आ पाएंगे। जबकि यहां पर ये चूंकि दूर है इसलिए क्या होगा, ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। क्लियर। तो बॉन्ड एंगल एक टॉपिक हो गया, मिटाएं इसको। दूसरा टॉपिक बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी शायद थर्मोडायनेमिक्स में मैडम पढ़ाई थी कुछ क्या, बॉन्ड एनर्जी लिखिएगा। एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी released, average amount of energy released on the formation of bond present in 1 mole compound, present in 1 mole compound. Average amount of energy released on the formation of bond present in 1 mole compound. तो 1 मोल कंपाउंड में, ठीक है। चले आगे, चलो। However, ध्यान देता है एक चीज, जैसे मैं रिलीज बोला ना, क्या बोला है, रिलीज। अगर कोई बोले कि रिक्वायर्ड, इसी डिफिनेशन में रिक्वायर्ड कर दे तब भी बात वही होगी। जब रिक्वायर्ड कहेगा तब ब्रेक कहेगा, क्या कहेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, मतलब रिक्वायर्ड, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, दैट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो 1 मोल कंपाउंड में जो बॉन्ड होंगे उनको तोड़ने के लिए जो एवरेज एनर्जी लगेगी उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। तो किसी भी बॉन्ड के बनने पर जितनी एनर्जी निकलती है, अगर उतनी ही एनर्जी दे दिया जाए तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो चाहे कहो कि बनने पर जो निकल रही है वो बॉन्ड एनर्जी है, चाहे तोड़ने के लिए जो एनर्जी दिया जा रहा है वो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है ना। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है थोड़ा सा, लिख लेंगे। however amount of energy required, amount of, ये amount कर लीजिएगा, of energy required to break
द particular bond is known as bond dissociation energy. Bond dissociation energy. हेलो हेलो हेलो, बताओ। नहीं, अब यहीं कैसे हो गए? नहीं, शाम जाओ वो है। ठीक। हाँ, however amount of energy required to break the particular bond is known as bond dissociation energy. It is different for different bond. It is different for different bond. It is different for different bond. कारण पूछा था क्यों डिफरेंट बॉन्ड की डिफरेंट क्यों होती है, तो आप कहेंगे जब एक एटम एक बॉन्ड टूटता है तो जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज हो जाता है एज ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सेंट्रल एटम इज चेंज्ड। ठीक है, यहां पर समझिएगा, इधर ध्यान दो, ये एक हाइपोथेटिकल है, ये ध्यान दो हाइपोथेटिकल है। ठीक है, यहां पर मान लो ये CH बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए X किलो कैलोरी एनर्जी लगी, CH है ना, तो ये भी CH ही है, इसको तोड़ने के लिए Y किलो कैलोरी लगेगी। कितना लगेगी? इसको तोड़ने के लिए Z किलो कैलोरी लगेगी, इसको तोड़ने के लिए Z' किलो कैलोरी लगेगी। कितना लगेगी? अब आप कह सकते हो कि जब सभी CH हैं तो अलग अलग क्यों लग रहा है, उसका रीजन यहां नीचे बता दिया गया कि जब एक बॉन्ड टूटेगा तो जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, जैसे कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, और 4 शेयर कर लिया तो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। अब ध्यान दो, जब ये बॉन्ड टूटा, ये मान लो ये टूटा, तो जब ये टूटेगा तो टूटने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला कि दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चला जाए, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। तब ये 6 इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर से अरेंज करेगा, तो उस अरेंजमेंट में एनर्जी चेंज होगी। बात समझ ना? दूसरा तरीका ये है, क्या दूसरा तरीका भैया, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ चले जाएं? कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ अगर चले गए तो कार्बन के पास कितने हो जाएंगे? 8। पहले कितने थे? 8। पहले भी 8 थे, अभी भी 8 हैं। तो आप कहोगे अब तो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का नेचर चेंज हो गया। जो पहले 8 थे सभी बॉन्ड बनाए थे, अभी भी 8 हैं, लेकिन यहां पर ये एक लोन पेयर हो गया। लोन पेयर मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कहीं पर शेयर न किया हो। जैसे मान लो अभी आप ही जो लोग, जितने लोग हो, इसी में से कुछ लोग हैं ऐसे कि जो कह दिया जाए कि आपको पढ़ना है, और कुछ लोगों को कह दिया जाए कि नहीं आपको नोट नहीं करना है। तो जिनको नोट नहीं करना है इसका मतलब वो खाली हैं, तो कुछ न कुछ क्या करेंगे? डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो उनको रोकने के लिए डांटना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर जो एनर्जी है हमारी क्या होगी? वो बढ़ेगी, घटेगी, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन वो उस स्मूथ वे में जो पढ़ा रहे थे अब वो एनर्जी नहीं रहेगी। बात क्लियर है ना? तो ये सेम चीज है, तब भी उतने बच्चे हैं, अभी भी उतने बच्चे हैं, लेकिन नेचर चेंज हो गया। कुछ बच्चे ऐसे बैठ गए जिनको पढ़ना लिखना नहीं है,
तो निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, उनको डांटने फटकारने या रोकने में एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, तीसरा काम है कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कार्बन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया, तो पहले 8 थे, अब 7 हो गए, 7 हो गए तो फिर भी चेंज हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बात क्लियर है ना? तो जब भी एक बॉन्ड टूटेगा, सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज हो जाएगा, जिसके कारण आपको नया बॉन्ड तोड़ने के लिए नई एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर बॉन्ड एनर्जी अगर आपसे कहा जाए तो आप कहोगे x किलो कैलोरी, y किलो कैलोरी, z किलो कैलोरी, z डैश किलो कैलोरी डिवाइड बाई 4 इतना किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। रिमूव करें इसको, रिमूव करें बेटा पूरा, चलो। फैक्टर अफेक्टिंग, यहां पर ये बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, दो एटम के बीच में आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक बॉन्ड जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर आएगा वैसे स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। HF, HCl, HBr, HI, electronegative difference decreases, so bond energy decreases। यहाँ पर RF, RCl, RBr, RI। ये एक हो गया। दूसरा हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब ध्यान दो, अभी मान लो इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है और इसको तोड़ना है, कौन आसानी से टूटेगा? बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी। तो मान लो एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, इनके बीच की दूरी है, तो इसको क्या कहोगे? बॉन्ड लेंथ। एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये, इसके बीच की दूरी है, बॉन्ड लेंथ। कौन सा तोड़ना आसान है? तोड़ना आसान है ना? तो इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तोड़ना उसको क्या होता जाएगा? आसान होता जाएगा। तो एग्जाम्पल यही हो जाएगा। फिर से अगेन, ये सॉरी ये चीज यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। यहां पर एक एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ
अरे गलत हो रहा भाई। Cl2F2 Br2 I2। आपसे पूछा था कि F2 की बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है, F2 की बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है, तो ध्यान देना बेटा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस एज, यहां पर ध्यान दो, इसकी साइज क्या है, स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, जिसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एज इज लेस एज इट हैज लेस, सॉरी, स्मॉलर साइज, smaller size and large electron density, so there occur repulsion, with result bond energy decreases, with result bond energy decreases। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा फैक्टर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर काउंट होता है नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम। तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इफ एटम इज कांस्टेंट, ध्यान दो बेटा, एटम कांस्टेंट होने चाहिए, सेम नहीं करें हम, मतलब पहली बार जो एटम आपने लिया है वही दूसरी बार भी लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर कार्बन कार्बन ले लिए, अगली बार कार्बन ऑक्सीजन ले लो, कार्बन नाइट्रोजन ले लो। अच्छा, यहां पर चलो बात करेंगे उस पर। बॉन्ड ऑर्डर हो गया। फोर्थ पॉइंट, लोन पेयर। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ये CH4 NH3 H2O HF, लोन पेयर इंक्रीजेज सो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। लोन पेयर रिपल्सन क्रिएट करता है, आपको कई बार बता चुके हैं। तो जो रिपल्सन क्रिएट करेगा बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। चलें आगे बेटा, रिमूव कर रहे हैं इसको। कितने पॉइंट हुए? 4। इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लोन पेयर हो गया। चलो रिमूव करें इसको। चलो एक पॉइंट कोई मिस कर रहा है, मैं एक आध लाइन छोड़े रखिएगा, ठीक है? हाँ बेटा बोलो। चलो क्वेश्चन, व्हिच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी? क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदल दे रहे हैं। हाँ क्यों पहला होगा? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हम लोग बता रहे हैं। यहां पर भैया यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सबका 0 है। जैसे यहां पर हमने क्या देखा, मोर डेल्टा ई एन, है ना? यहां पर क्या बताएंगे? लोन पेयर क्या देखेंगे? लोन पेयर। नो लोन पेयर। नो लोन पेयर। दूसरा वही एक जो दिमाग से मिस करा था, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ही चुके हो, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, sp3 sp2 sp, sp3 sp2 sp, percentage s character increases, so bond energy increases. नोट करके फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज सेम। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ध्यान दो, जैसे HF है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होगी और बॉन्ड एनर्जी भी वही होगी, ठीक है? अच्छा, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी H2 की होती है, ठीक है?
फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी इज ऑफ H2। ये बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉन्ड ऑर्डर बदल जाए। H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक है ना, तो फिर सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। एक छोटा सा टॉपिक 5 मिनट में और पढ़ लिया जाए। रिमूव करें इसको, बेस रिमूव करें बेटा। रिमूव कर रहे हैं बेस्पर थ्योरी। represented by Gillespie and Nyholm, represented by Gillespie and Nyholm. Main points are as follow. पहला, central atom of compound has two type of electron pair. पहला बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। दूसरा पॉइंट है देयर अकर रिपल्सन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ईपी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अगला जो भी पॉइंट होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, अभी लिखे भी थे, लिखे थे ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड एनर्जी कम है तो वहां पर स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो एक साथ ही लिख दिए, बहुत कहानी नहीं बताया उसको। मतलब लोन पेयर बढ़ा तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। इफ कंपाउंड has lone pair, its central atom then geometry is distorted, geometry is distorted। ध्यान देता, CH4 बॉन्ड पेयर कितना, 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल। यहां पर नाइट्रोजन अमोनिया है, ये
ये ध्यान दो, बॉन्ड पेयर कितना बेटा? 3 लोन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, पिरामिडल, ये डिस्टार्टेड है, रेगुलर ज्योमेट्री है। जहां पर लोन पेयर, जैसे रेगुलर का क्या मतलब, डिस्टार्टेड का क्या मतलब, जैसे आपको बांध बताते समय बताया था ना, टेट्राहेड्रल जो भी कह दो सबका बांध एंगल सेम होगा 109.28, लेकिन जिसको आप पिरामिडल कह दिए, जरूर नहीं कि एक पिरामिड का जो एंगल हो दूसरे का हो। जैसे आपको होता है बी शेप है ना, ए बी शेप है, बी शेप है, यहाँ पर कुछ एंगल मान लो 100 डिग्री है, अभी भी ये बी शेप है, 100 डिग्री नहीं है, अभी भी बी शेप है, 100 डिग्री नहीं है, तो डिस्टार्शन आ गया। तो जहां पर लोन पेयर आ जाएगा, मतलब जहां पर लोन लोन पेयर आ जाएगा वहां डिस्टार्शन आ जाएगा। डिस्टार्शन का मतलब उस टाइप के सारे कंपाउंड का बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये था वेस्पर थ्योरी, आज पढ़ा दिए। हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक भैया, इसको ठीक है, कोई डाउट? चलो 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म करके हम लोग शुरू करते हैं अपना ऑर्गेनिक। ठीक है, ठीक बेटा।